8 राज्यों की 49 सीटों पर अब तक 23.66% तक मतदान हो चुका है। यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है और यूपी की 14 सीटों पर 27.76% वोटिंग हो चुकी है। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और महाराष्ट्र की 13 सीटों पर 15.93% वोटिंग हुई है अभी तक। पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर 32.70% तक वोटिंग हुई है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की 5 सीटों पर मतदान जारी है और उड़ीसा की 5 सीटों पर 21.7% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। बिहार की भी बात कर दी जाए, बिहार की 5 सीटों पर वोट पड़े हैं अभी तक 21.11%। झारखंड की 3 सीटों पर 26.18% तक मतदान हुआ। ये 11:30 बजे तक के आंकड़े आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और कहां कितना मतदान हो चुका है वो आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं, समझा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर 32.70% मतदान हुआ है। यूपी की सबसे ज्यादा सीटें हैं, यूपी की 14 सीटों पर मतदान अभी भी लगातार जारी। तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में किन किन सीटों पर, कौन कौन से राज्यों की किन किन सीटों पर मतदान है वो ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए। यूपी की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, उड़ीसा की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीट पर मतदान लगातार जारी है। 8 राज्यों की 49 सीटें हैं और इन 49 सीटों में कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है। स्मृति ईरानी हैं, राजनाथ सिंह हैं, राहुल गांधी हैं, जिनकी सीटों पर मतदान अभी तक हो रहा है। 4 चरणों में 380 सीटों पर वोटिंग अभी तक हो चुकी है। जी हां, पहले चरण में 102 सीट पर वोट डाले गए थे। दूसरे चरण में 88 सीटों पर वोटिंग हुई थी। 26 अप्रैल की बात है वो। तीसरे चरण की बात करें, 7 मई को तीसरा चरण था, 94 सीटों पर मतदान हुआ था चौथे चरण में। और चौथे चरण की बात करें, 13 मई को 96 सीटों पर वोट डाले गए थे और पहले चरण की बात करें तो 19 अप्रैल को 102 सीटों पर मतदान हुआ था। तो 5वें चरण के दिग्गज आपके सामने, सीधी टक्कर राहुल गांधी वर्सेस दिनेश प्रताप सिंह। वहीं किशोरी लाल शर्मा के सामने स्मृति ईरानी है, कांग्रेस के केएल शर्मा के सामने स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह के सामने हैं रविदास मेहरोत्रा और वहीं उमर अब्दुल्ला के सामने है सज्जाद लोन। ये बड़े चेहरे हैं जिनकी सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। करण भूषण सिंह के सामने हैं भारत राम मिश्रा। कई दिग्गज चेहरे हैं, रोहिणी आचार्य के सामने राजीव प्रसाद रूडी। तो 5वें चरण में सितारों ने भी वोटिंग की है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, फिल्म अभिनेत्री जानवी कपूर और राजकुमार राव ने मतदान किया। परेश रावल भी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ये तस्वीरें आपके सामने, महाराष्ट्र की भी सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और जो बॉलीवुड के सितारे हैं वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे। धर्मेंद्र, हीमैन, परेश रावल, खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार, हेमा मालिनी, जानवी कपूर और राजकुमार राव आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और सभी लोगों से वोट करने की अपील की है। सभी लोगों से अपील की है इन सभी सितारों ने कि अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है। और इसलिए विस्तार न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि अपने घरों से बाहर निकलें और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। अभी आज आप मतदान नहीं करोगे तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो। जिसने मतदान नहीं किया वो जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार नहीं है। आप वोट नहीं करते उनको कुछ न कुछ तो माने होना चाहिए, कोई प्रावधान की, या तो उनका टैक्स बढ़ा दो या कुछ न कुछ तो सजा या रिएक्शन तो होना चाहिए। हम सब नागरिकों को, हिंदुस्तान के नागरिकों को जाना चाहिए और वोट करना चाहिए और इसलिए मैं वोट करने आया।
तो देखिए, सितारों ने यहाँ पर वोटिंग कर दी है। सितारे वोट कर रहे हैं और बॉलीवुड के सुपरस्टार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। विस्तार न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि अपना मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपना वोट ज़रूर दें। और दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे सहयोगी अमृत, 5वां चरण है, काफ़ी महत्वपूर्ण चरण हम कहेंगे, चौथे चरण के बाद। और कहीं ना कहीं जिन राज्यों में वोटिंग हो रही है, खास तौर से यूपी पर सबकी निगाहें इस समय, दिल्ली की भी निगाहें यूपी पर। बिल्कुल सुमित, अगर बात करेंगे 5वें चरण की तो कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं। सारण में जहां पे राजीव प्रताप रूडी जो कि उनके खिलाफ आरजेडी की लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं और यहां पे मतदान है। उसी तरह से रायबरेली अमेठी की सीट है। उसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो उमर अब्दुल्ला वहां से बारामूला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें मुंबई से तो पीयूष गोयल चुनाव लड़ रहे हैं। तो तमाम हाई प्रोफाइल सीटें हैं और मुंबई के आने के बाद हाई प्रोफाइल जो है मतदाता भी वहां पहुंच रहे हैं। तो यह अगर ये चुनाव देखेंगे तो लगभग 350 सीटों से ज़्यादा पे मतदान हो चुके हैं और अब आखिरी फेज़ में अब मतदान पहुंचा हुआ है। और यहाँ पे 5वें चरण के लिए जो वोटिंग है वो काफ़ी अहम हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी जिसकी तरफ से ये पहले दावा किया जा रहा था, वो 400 पार अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे। अब ये डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, बहुमत के करीब कौन पहुँचेगा, बहुमत के पार किया जाएगा या फिर बहुमत से नीचे रह जाएगी पार्टी। यह चुनाव काफ़ी जो है अहम है, मतदान काफ़ी अहम है इस चरण का। और इस चरण को देखते हुए कई सांकेतिक पहलू भी हैं। सांकेतिक पहलू ये है कि जिस तरह से 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या थी, वहाँ से फारूक अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं और 5वें चरण के बाद जो है वहाँ से महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ेंगे अनंतनाग से। तो ये देखना होगा कि यह राजनेता किस तरह से वोट अपनी कैपेसिटी में लेकर के आते हैं और क्या ये बीजेपी जो कहती रही है कि इन परिवारों के चलते कश्मीरियत का बंटाधार होता रहा है, वो अगर जीतते हैं तो क्या नैरेटिव बनता है जम्मू कश्मीर को लेकर के, वो भी देखने वाली बात होगी। और फिलहाल जिस तरह से बाकी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीटें हैं जिन पर चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को स्पष्ट करेंगे या फिर जो गठबंधन है INDA का, उसको लेकर के क्या कहा जाएगा, ये भी चुनाव डिसाइड करेगा। पश्चिम बंगाल काफ़ी अहम हो जाता है। एक हिंसक वहाँ पे वारदातें हो रही हैं, कोई भी ऐसा चरण नहीं रहा जहाँ पे हिंसा न हुई हो। 5वें चरण के दौरान भी हिंसा की खबरें हमें मिली है यहाँ पे, लेकिन कहा जाए लड़ाई बड़ी तगड़ी है। फाइट काफ़ी बीजेपी और TMC के बीच देखी जा रही है। तो यहाँ ये चुनाव अगर देखें तो कई जगहों पे अगर देखा जाए तो फाइट जहाँ पे हो सकता है कि कहा जाए कि कई त्रिकोणीय या चतुर्थ कोणीय होते हैं। अधिकांश सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की सीधे फाइट अपने बाकी जितने भी विरोधी पार्टी हैं उनके साथ है। निश्चित तौर पर काफी अहम है, काफी अहम हो जाता है 5वां चरण। यूपी की 14 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, वहीं बिहार की भी सीटें हैं, महाराष्ट्र की भी 13 सीटें हैं। तो काफ़ी अहम हो जाता है 5वां चरण। डिसाइसिव मोड में पहुंच चुका है लोकसभा चुनाव। अमृत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो बिहार में अभी तक करीब 21% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में भी 21% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। झारखंड में 26% से ज़्यादा मतदान हुआ है और सबसे ज़्यादा मतदान अभी तक हुआ है पश्चिम बंगाल में 32.70%। चलिए बात कुछ और खबरों की भी कर देते हैं। लोकसभा चुनाव पर पूर्व CM कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि कांग्रेस के लिए अच्छे परिणाम आने वाले हैं, आम जनता कांग्रेस के साथ है। कमलनाथ ऐसा कह रहे हैं। छिंदवाड़ा से लेकर हर सीट तक कोई कसर नहीं छोड़ी है, कमलनाथ ये भी कहते हुए नजर आए। और बीजेपी ने पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किया, बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कमलनाथ ने। वहीं कहा है कमलनाथ ने कि बीजेपी ने बेईमानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो कमलनाथ यहां पर कह रहे हैं कि अच्छे परिणाम आने वाले हैं कांग्रेस के लिए। छिंदवाड़ा से लेके हर सीट तक उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी प्रशासन का और पैसों का उपयोग किया। देखो बेईमानी में तो बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी नहीं, पूरी बेईमानी करी। तो कांग्रेस की राजधानी भोपाल में एक मीटिंग चल रही है और इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता विवेक पांडे ने।
लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस दफ्तर में बैठक चल रही है और सभी प्रत्याशियों को यहाँ बुलाया गया है। आप देखेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, भंवर जितेंद्र सिंह, जीतू पटवारी, तमाम सारे नेता यहाँ मौजूद हैं। सभी प्रत्याशी भी यहाँ मौजूद हैं और जीतू पटवारी उनके साथ बातचीत करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तमाम सारे प्रत्याशी हैं यहाँ प्रत्याशी हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और यहाँ पे बैठक का सिलसिला अब शुरू हो गया है। कांग्रेस के तमाम सारे प्रत्याशियों से बातचीत की जाएगी कि आखिर इस चुनाव में कैसी क्या परेशानियां रही। हालांकि बैठक से पहले ही कई सारे प्रत्याशियों ने ये कहा है कि भितरघात हुआ है और इसी बात को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा कि आखिर कौन कौन से वो नेता थे जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और लिहाजा ये पूरी बैठक अब शुरू हो चुकी है और तमाम सारे जो प्रत्याशी हैं वो फीडबैक देंगे। कमलनाथ मौजूद हैं, जीतू पटवारी, भंवर जितेंद्र सिंह, तमाम सारे प्रत्याशियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तमाम सारे नेता यहाँ पे अब फीडबैक देंगे कि आखिर इस चुनाव में उन्हें कहाँ दिक्कत मिली, कैसी क्या व्यवस्था रही चुनाव में। तो इस पूरी बैठक में चर्चा की जाएगी। कैमरामैन वीरेंद्र नगर के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़ भोपाल। और चलिए इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, काफ़ी करीब से आप इस बैठक को देख रहे थे, क्या मकसद है इस बैठक का? और जो बयान कमलनाथ का सामने आया है, जाहिर सी बात है अपनी पार्टी को जीतता हुआ बता रहे हैं वो। विवेक। बिल्कुल सही बात है सुमित। कमलनाथ काफ़ी लंबे समय के बाद कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और ऐसे वक्त पे पहुंचे हैं जहां पे सभी लोकसभा सीटों को लेकर फीडबैक लिया जाना है। और छिंदवाड़ा का उन्होंने जिक्र किया कि बीजेपी ने छिंदवाड़ा से लेकर पूरे प्रदेश भर में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी तरीके से कांग्रेस को डेंट करने के लिए पूरी तरीके से बीजेपी ने बेईमानी की है, बेईमानी से ये चुनाव पूरा लड़ा है। और हालांकि उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि जब तमाम सारे प्रत्याशी इस बैठक में मौजूद हैं तो कमलनाथ कहाँ गायब है, कमलनाथ क्यों बैठक में नहीं पहुंचे। इस पर कमलनाथ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन कई बड़े नेताओं ने ये जरूर कहा है कि लगातार इस पूरे चुनाव में भीतरघात को लेकर जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है कि सभी प्रत्याशी इस बात को लेकर आशंकित है कि जो कांग्रेस में मौजूद नहीं थे, कांग्रेस से जो छोड़ के गए, उन्होंने सबसे ज़्यादा पार्टी के खिलाफ काम किया। और सबसे दिलचस्प बात है कि कई ऐसे भीतरघाती हैं जिनके खिलाफ 2023 में कार्रवाई करनी चाहिए थी लेकिन पार्टी ने नहीं की, जिसका खामियाजा 2024 के इलेक्शन में भुगतना पड़ सकता है। तो ये एक बड़ी बात है जो नेताओं के जरिए ये बात कही गई है। लेकिन इस पूरी बैठक में ये तय किया जाएगा कि आखिर कांग्रेस कौन कौन सी सीटों पे मजबूत है, कहां कौन सी टक्कर की स्थिति बन रही है और कहां पे गड़बड़ी की आशंका है, जिससे कांग्रेस समय रहते ये चेतावनी अपने प्रत्याशियों को दे दे और तमाम सारी जो कांग्रेस की इकाइयां हैं वो मतदान के दिन मौजूद रहे, जिससे कोई प्रकार की गड़बड़ी ना हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बैठक में तय कर लिया जाएगा कि आने वाले 5 सालों का रोड मैप कैसा होगा कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि सेक्टर, मंडलम और बूथ स्तर तक कांग्रेस अब पूरी तरीके से रेमेडाइजेशन करेगी कि आखिर कहाँ कहाँ पे क्या क्या उन्हें दिक्कतें हो रही हैं चुनावों में। क्योंकि 4 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव। ऐसे में लोकसभा प्रभारी तमाम सारे मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। बैठक फिलहाल शुरू हो गई है, करीब 2 घंटे तक ये बैठक चलेगी। इसमें तमाम सारे पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। सुमित, कौन कौन से नेता पहुंचे हुए हैं विवेक बैठक में? जैसा हम तस्वीरों में देख रहे थे, हमें कमलनाथ नजर आ रहे थे, जीतू पटवारी और भी कई नेता थे। क्या दिग्विजय सिंह भी इस बैठक का हिस्सा होंगे, क्योंकि एक बड़े सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के वो? देखिए, ये माना जा रहा था कि दिग्विजय सिंह इस बैठक में जरूर मौजूद रहेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह इस बैठक में मौजूद नहीं है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश में आज उनका दौरा है। ठीक इसी तरीके से उज्जैन से प्रत्याशी महेश परमार, ये आसार थे कि महेश परमार जरूर मौजूद होंगे, क्योंकि महेश परमार उज्जैन लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं, विधायक हैं तराना से। और सबसे बड़ी बात है कि नकुल नाथ यहाँ पर लापता नजर आए, और ये बात सही है कि नकुल नाथ मध्य प्रदेश में ही है, छिंदवाड़ा में है। 3 दिन का उनका पूरा दौरा है, लेकिन आखिर वो पीसीसी दफ्तर बैठक में क्यों नहीं आए? उनके पिता ही मौजूद हैं, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि ये बीजेपी की तरफ से कयास लगाए जा रहे थे कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और नकुल नाथ, ये तीनों नेता लापता रहेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह चुनावी व्यवस्था चलते नहीं आए। नकुल नाथ के बारे में कांग्रेस नेताओं ने चुप्पी साध रखी है और कमलनाथ जरूर बैठक में मौजूद है। लेकिन एक बड़ी बात है कि नकुल नाथ इस बैठक में मौजूद रहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पूरे चुनाव में देखा गया है कि कमलनाथ पूरी तरीके से जाहिर सी बात है, नकुलनाथ तो एक प्रत्याशी थे, लेकिन कमलनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था। ठीक है विवेक, बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गरियाबंद में सरकारी रुपये में हेरा फेरी करने वाले अफसरों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। मैनपुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। वित्तीय वर्ष 2016 से 2019 तक
स्वास्थ्य कर्मी के नाम पर फर्जी तरीके से कोषालय से रकम निकालने का आरोप है। इंक्रीमेंट एरियस की बोगस फाइल बनाकर 3 करोड़ 13 लाख और 13,971 रुपये निकाले गए थे। इस मामले में तत्कालीन 3 जिला कोषालय अधिकारी बीएमओ समेत कुल 11 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उधर देश में अपराध पर नकेल कसने और अपराधियों की धरपकड़ के लिए बने सीबीआई के अफसर खुद ही गलत काम कर रहे हैं, यहां तक कि रिश्वतखोरी जैसे काम में लिप्त हैं। सीबीआई भोपाल के ऐसे ही 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इन अधिकारियों को नर्सिंग कॉलेजेस से रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया है। दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने जब इन अफसरों को पकड़ा तब इनकी घिनौनी करतूतें उजागर हो गईं। इस मामले में रविवार को 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें कई इंदौर और रतलाम के हैं और इनमें से राजधानी भोपाल के 4 लोग गिरफ्तार किए गए। तो दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने इनको पकड़ा है। सीबीआई के 4 अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रिश्वतखोरी के केस में सीबीआई के 4 अधिकारी गिरफ्तार हुए। दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने इन 4 सीबीआई के अधिकारियों को पकड़ा है। रिश्वतखोरी का ये मामला, नर्सिंग कॉलेजेस से रिश्वत लेने के आरोप में इन अधिकारियों को, सीबीआई अधिकारियों को पकड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। अब सरकार का फोकस, मध्य प्रदेश की सरकार का फोकस सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर है। सिंहस्थ की तैयारियों की सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज समीक्षा करेंगे। अलग अलग विभाग प्रेजेंटेशन देंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को नगरीय विकास और आवास विभाग, जल संसाधन विभाग प्रेजेंटेशन देंगे। पीडब्ल्यूडी, गृह परिवहन के अलावा गृह परिवहन के आला अफसर भी इस प्रेजेंटेशन में, इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो सरकार का फोकस सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर अभी से ही नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग विभाग आज प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज बैठक लेंगे तैयारियों को लेकर और उनके सामने अलग अलग विभाग के जो अधिकारी हैं वो प्रेजेंटेशन देंगे। अलग अलग विभाग प्रेजेंटेशन पेश करेगा सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने। इसमें नगरीय विकास और आवास विभाग, जल संसाधन विभाग प्रेजेंटेशन देगा। पीडब्ल्यूडी, गृह परिवहन के आला अफसर भी इसमें शामिल रहेंगे। अब बात मौसम की। नौतपा अभी भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सूरज ने मध्य प्रदेश को तपा दिया है। रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी ने जमकर सितम ढाया और पारा 47 डिग्री को पार हो गया। वहीं आने वाले कुछ और दिनों में भी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। हाय गर्मी, हाय गर्मी। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लोगों के मुंह से सिर्फ यही शब्द सुनाई दे रहा है, हाय गर्मी। एमपी में गर्मी ने ऐसा सितम ढाया है कि लोगों के पसीने निकल आए हैं। कुछ इलाकों में तो पारे ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोगों को घरों से बाहर निकलने से पहले भी सोचना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश का दतिया पूरे देश भर में सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहाँ रविवार को पारे की मार 47.5 डिग्री तक पहुँच गई। शनिवार को भी दतिया का हाल बेहाल ही रहा था और लोगों को लू और गर्मी का सामना करना पड़ा था। दतिया के साथ साथ राजधानी का तापमान भी लोगों की चमड़ी जला रहा था। एक बार समझते हैं कि एमपी के कौन से इलाके में रविवार को गर्मी की मार सबसे ज्यादा रही। दतिया में पारा 47.5 डिग्री रहा। उज्जैन में टेम्परेचर 44 डिग्री के पार पहुंच गया, तो वहीं भोपाल और इंदौर में गर्मी 43 डिग्री का कहर बरपा रही थी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम है जो मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लाइन के साथ एक्टिव है, जिसकी वजह से एमपी के कुछ इलाकों में बारिश तो कहीं तेज गर्मी पड़ रही है। और इसके साथ मौसम विभाग ने 22 मई को ग्वालियर, चंबल और निमाड़ के कुछ इलाकों में लू का अंदेशा जताया है। लेकिन अब इस सितम की गर्मी से आने वाले दिनों में राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही और बहुत से जिलों में तपती गर्मी के आसार हैं। ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड में जारी रहेगा गर्मी का सितम। 21 मई को खंडवा और खरगोन समेत पूरे निमाड़ में पड़ने वाली है जबरदस्त गर्मी। 22 मई को भी एमपी में जारी रहेगा गर्मी का कहर। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिलने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा और सिवनी में हल्की फुल्की बारिश से लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
बात करते हैं रायपुर की। रायपुर में बारिश में होने वाली बीमारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट है। संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए आज शाम हाई लेवल मीटिंग होगी, बैठक होगी। रायपुर कलेक्टर, निगम कमिश्नर के निर्देश पर यह बैठक होगी। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और पीलिया से निपटने के लिए रणनीति बनाई जाएगी।